हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से केयरफुली देखी होगी, सुनी होगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि जैसा मैंने सोचा था, जो मैंने प्लान किया था कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की बेसिक थॉट्स जीरो से आगे बढ़ाते हुए आपके ब्रेन के अंदर डेवलप करता चला जाऊंगा, वो जरूर आपकी थॉट्स डेवलप हुई होगी। उन्हीं थॉट्स को हम धीरे 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 लेक्चर्स के माध्यम से आगे बढ़ाते जाएंगे। हम हमारे पिछले लेक्चर को कंटिन्यूस करें उससे पहले हमें एक काम करना है। जो लेक्चर 1 के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो कुछ आपने पढ़ा है, सीखा है, उसे 5 मिनट के लिए रिव्यू कर लेते हैं। और प्रोबेबल क्वेरीज, जो क्वेरीज आपके दिमाग में शायद आई हो या आ सकती हो और नहीं आई हो तो आनी चाहिए, वो सारी क्वेरीज हम उनको एक बार यहां पर रिव्यू कर लेते हैं, फिर उस लेक्चर को आगे कंटिन्यूस करते हैं। देखिए, फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिन मैंने आपको समझाया था। उस ओरिजिन के अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने बात की थी कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन। इसको लेकर के आपकी जो पुरानी थॉट थी, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन लिख करके उस चीज को री एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 मिनट के लिए ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो के अंदर, y = sin x, और फिर आपसे कहा था कि इसके अंदर डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया था, सारी बातें ठीक है। मैंने जवाब में आपको ये कहा था कि जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात होती है, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, अर्थात जिस फलन के अंदर जिसका डोमेन हमें पता होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसकी वैल्यू हम ज्ञात कर रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन इसके विपरीत कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात बैठी हुई रहती है कि अगर y = sin x लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है। देखिए, ये जो वीडियो मैंने बनाई, पहली जो वीडियो, और ये जो वीडियोस बन रही हैं, आप लोग तो इन्हें पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ मैंने ये वीडियोस हमारे उन स्टूडेंट्स को भी उपलब्ध करवाई है जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल लेक्चरशिप की तैयारी करें, अर्थात वो एमएससी होल्डर हैं, उन्होंने एमएससी की हुई है। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 11-12 को पढ़ाते हैं। उनकी तरफ से भी थोड़ी सी जो क्वेरीज आएंगी वो हाई लेवल की हो सकती हैं। तो वो क्वेरीज, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच सकते हैं कि सर, हम तो कई सालों से y = sin x के अंदर x को ही इंडिपेंडेंट मानते आ रहे हैं और y को ही डिपेंडेंट मानते आ रहे हैं। उन क्वेरीज को शांत करने के लिए और स्ट्रॉन्ग थॉट्स बनाने के लिए मैं कुछ बातें आपसे और यहां शेयर कर रहा हूं। मैं आज कोशिश करूंगा मेरी इस बात को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, पहली चीज, जब हमने डिफरेंशिएशन की बात की तो हम लिखते हैं dy/dx। जब आप dy/dx लिखते हैं, ये हो जाता है cos x, जो इस बात को शो करता है कि यदि y = sin x है, अर्थात x और y में यह रिलेशन है, अगर y और x में यह समीकरण मुझे प्राप्त है, तो इस समीकरण के अंदर y की x के सापेक्ष परिवर्तन की दर कितनी होगी, वो दर होगी cos x। लेकिन इसके विपरीत मैं इसे dx/dy लिख देता हूं। जब मैं इसे dx/dy लिखता हूं तो ये वाली वैल्यू 1/cos x हो जाती है। कंडीशन लग जाएगी cos x ≠ 0। उन सभी स्थितियों में मैं इसे अपोजिट कर सकता हूं जिन स्थितियों में cos x की वैल्यू 0 नहीं है। अब लेटर ऑन सी हेयर केयरफुली, यदि मुझे x ज्ञात है, मुझे x पता है, तो मैं x की हेल्प से y निकाल सकता हूं, x की हेल्प से dy/dx निकाल सकता हूं, x की हेल्प से dx/dy में निकाला जा सकता है, x के परिवर्तन की दर y के सापेक्ष। लेकिन जब हम ये लिखेंगे कि x के परिवर्तन की दर y के सापेक्ष,
अर्थात परिवर्तन किसका हुआ, x का। किसके सापेक्ष हुआ, y के सापेक्ष। तो फिर इस समय स्वतंत्र चर कौन हो जाएगा, y हो जाएगा। इसलिए हमें सिखाया जाता है कि हम इसको 1/cos x को चेंज करें और इसका इंटरप्रिटेशन y के पदों में कर दें। ये 11th-12th में जब हम अवकलन पढ़ते हैं तब ऐसा कुछ किया जाता है। हम cos x की वैल्यू यहां से निकालें 1/√1 - sin स्क्वायर x हमें मिलेगी और sin x की वापस हम वैल्यू डाल दें तो वो वाली जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो 1/√1 - y स्क्वायर मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो इसका इंटरप्रिटेशन जो होगा वो y के पदों में हो जाएगा। गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, सब कुछ सही है। कुल मिलाकर के यहां पर अब आपके ब्रेन में स्ट्रॉन्ग थॉट बन जानी चाहिए कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। फंक्शन वाले केस में तब निर्धारित होगा जब हमें डोमेन पता हो। अगर हमें डोमेन नहीं पता है देन वी आर फ्री टू चूज। हमें डोमेन रेंज इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम फलन वाला टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम सामान्य गणनाएं कर रहे हैं। तो फिर यहां मैंने x को इंडिपेंडेंट मान लिया है। लेटर ऑन कैलकुलेशन करने के दौरान थोड़ी देर बाद मैंने y को इंडिपेंडेंट मान लिया है। तो ये चीज हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार, कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। चलिए 2 मिनट का समय हम और लेते हैं, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी रिलेट करके देखते हैं। इंटर रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंशियल कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स की ब्रांचेज में जो इंटर रिलेशनशिप होती है वो भी हमें समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। समय समय पर बीच बीच में जब जब मौका मिले, अवसर मिले, हमें समझना चाहिए। यदि मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर लेकर जाऊं और आपसे डिस्कस करूं देन व्हाट हैपन, तो क्या होगा देखिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहां पर आप कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं, जब आप कोऑर्डिनेट मार्क करते हैं रिकॉल कीजिए हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं x एंड y। आपसे पूछा जाए x और y तो हमारा जवाब ये आएगा कि सर ये जो x और y हैं ये तो दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, दोनों ही स्वतंत्र हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, रैखिक रूप से स्वतंत्र है। आपको ध्यान है जब आप x अक्ष और y अक्ष के बीच में ग्राफ बनाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ बनाते हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल लिया जाता है और जब दो रेखाएं 90 डिग्री पर होती हैं तो वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ये तो बेसिक थ्योरी है। x y को डिस्टर्ब नहीं करता, y x को डिस्टर्ब नहीं करता। x पर जब आप x एक्सिस पर मूव करते हैं तो y फिक्स रहता है, जब y एक्सिस पर मूव करते हैं तो x फिक्स रहता है। अर्थात x के रेस्पेक्ट में y और y के रेस्पेक्ट में x इंडिपेंडेंट है। बेसिक थ्योरी ऑफ द 2D ज्योमेट्री, जिसे हम बाद में जाकर के लीनियर अलजेब्रा में इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला करते हैं। ये बात की बातें हैं, आपको बाद में समझ में आएंगी। फिलहाल अब क्या हुआ, मैंने इस x और y को इस रिलेशन से रिलेट कर दिया। जैसे ही मैंने इसे इस रिलेशन से रिलेट किया, इस रिलेशन ने इन्हें डिपेंडेंट बना दिया। किसे किसका डिपेंडेंट बनाया ये निर्भर करेगा हमारे वर्किंग प्रोसीजर पर। हम जब काम कर रहे होंगे, जब हम इसके द्वारा कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, तब हमें यदि x उपलब्ध है और हम y ज्ञात करें तो फिर x स्वतंत्र उस पर निर्भर कर रहा है y। इसके विपरीत अगर हमें y ज्ञात है और हम x की कैलकुलेशन करें तो फिर y जो है वो स्वतंत्र हो जाएगा और x जो है वो आश्रित हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आपको इसका ग्राफ बनाना है, व्हाट इज द वे, कैसे बनाएंगे आप ग्राफ? आप कहेंगे सर कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। अरे भाई निकालो, क्या करेंगे कोऑर्डिनेट निकाल? तो सर x की जगह 0 लिख देंगे। आपने अगर x को 0 लिखा, आपने अगर x को 30 डिग्री लिखा, आपने x को 45 डिग्री लिखा, मतलब यू आर फ्री टू चूज एनी वैल्यू टू द x। You are free to select any value to the x. You are free to give any value to the x. आप x को कोई भी वैल्यू देने के लिए फ्री हैं। अगर आप x को कोई भी वैल्यू देने के लिए फ्री हैं तो फिर स्वतंत्र x है, लेकिन y थोड़े ही स्वतंत्र रहा। मैं अगर x को 0 दूंगा तो y की मजबूरी है 0 होना। अगर मैंने x को 45 डिग्री कहा
तो y की मजबूरी है 1/√2 होना। x 90 डिग्री लिखा तो फिर इसकी y की मजबूरी है। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होना है तो फिर y की वैल्यू 1 होना निश्चित हो जाएगी। तो ये आ जाएगी निर्भरता y की x पर। जब आप ग्राफ बनाएंगे व्हाट आर द स्टेप्स, सोचिए। आप कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे तो आप x को वैल्यू देंगे, y ज्ञात करेंगे मतलब आप x को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, y को डिपेंडेंट मान रहे हैं और ग्राफ बन जाएगा। मेरा एक प्रश्न आपसे कि मैं यदि ऐसा ना करूं, मैं इसके विपरीत y को वैल्यू दूं और x की वैल्यू निकालूं, तो क्या ये ग्राफ नहीं बनेगा? आपका जवाब आएगा सर क्यों नहीं बनेगा। मैं y = 1 लिख दूं और आपसे पूछूं तो आपका जवाब आएगा सर क्यों नहीं बनेगा। बनेगा ना सर, y = 1 लिख दो, x की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। तो ये सब बातें अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यानी कि ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस समय डिपेंड करने लगते हैं जब ये किसी प्रतिबंध के द्वारा प्रतिबंधित हो जाते हैं और यहां कुछ निश्चित निर्देशांकों को निरूपित करने लगते हैं। जब तक मैं y = sin x नहीं लिखता हूं, ये x y यहां कहीं भी हो सकता है। जैसे ही मैं y = sin x लिख देता हूं, ये x y अपनी जगह पर निश्चित हो जाएगा। उन्हीं निश्चित बिंदुओं को ये रिप्रेजेंट करेगा जो y = sin x के ग्राफ पर आते हैं। चलिए ओके, मुझे उम्मीद है कि आपके संशय दूर हो गए होंगे। अगर आपके दिमाग में संशय उत्पन्न हुए होंगे तो दूर हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो जो कंसेप्ट फॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर में की थी वो कंसेप्ट फॉर्मेशन और अधिक स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। तो पिछले लेक्चर की एक महत्वपूर्ण बात ये थी। अगली महत्वपूर्ण बात उसके अंदर जो हमने डिस्कस की थी वो थी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन उस समय है जब उस इक्वेशन के अंदर स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकलज शामिल किए गए हों। अवकलज हमेशा आश्रित चर का ही होता है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष होता है। चलिए, तो आश्रित चर के अवकलज शामिल किए गए हों, कितने भी ऑर्डर के शामिल किए गए हों, d2y/dx² हो, d3y/dx³ हो, कितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव शामिल किए गए हों। यहां पर फिर कुछ प्रश्न, जब हमारे ब्रेन में मैथमेटिकल थॉट्स डेवलप होने लगती हैं तो प्रश्न भी उत्पन्न होने लगते हैं। यहां फिर कुछ प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं आपकी तरफ से, कुछ बच्चों की तरफ से ये प्रश्न आ सकते हैं कि सर हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कब किसके अंदर कितने वेरिएबल, स्वतंत्र चर कितने। कुछ किताबें लिखती हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आश्रित चरों की संख्या कितनी भी हो सकती है, स्वतंत्र चरों की कितनी भी हो सकती है। आश्रित चर और स्वतंत्र चरों की संख्या को लेकर कुछ कंफ्यूजन्स कभी कभी पुस्तकों में दी गई परिभाषा के अंदर हमें नजर आ सकता है। डोंट वरी फॉर दैट, उसके लिए आप चिंता नहीं करें। देखो, बीजगणितीय समीकरण पर जाओ। जब आप बीजगणितीय समीकरण लिखते हैं तो आपके पास कितनी संभावना है। मैं बीजगणितीय समीकरण की बात कर रहा हूं, ध्यान दें। अवकल समीकरण को मैंने कुछ सेकंड्स के लिए रोक दिया है, मैं बीजगणितीय समीकरण की बात कर रहा हूं। बीजगणितीय समीकरण के अंदर आप एक वेरिएबल की इक्वेशन बनाते हैं। आपने बना दिया x = लैम्डा, इक्वेशन बन गई। x² = 9, इक्वेशन बन गई। एक वेरिएबल की इक्वेशन है। आप दो वेरिएबल की इक्वेशन भी बना लेते हैं, आप तीन वेरिएबल की भी बना लेते हैं। कभी कभी आप दो वेरिएबल की दो इक्वेशंस बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन युगपत समीकरण हो जाती है। युगपत समीकरण का हल आप निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं, y की वैल्यू। तो वो इंटरनल कैटेगरीज होती हैं। सेम थिंग इज हियर। अवकल समीकरण में भी इंटरनल कैटेगरीज होंगी जिसे हम आज के वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। आज का टारगेट हमारा यही रहेगा कि इंटरनल कैटेगरीज फर्दर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर किस तरह से क्लासिफाइड होंगी, किस तरह से वर्गीकृत की जाएंगी, वो वर्गीकरण आज हम सीखेंगे। 1 मिनट का समय और लेते हुए हम स्वतंत्र चर और आश्रित चर की संख्या पर बात कर लेते हैं। देखिए, जब अवकल समीकरण बनाई जाती है या बनती है, या जो वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं, उन वैज्ञानिक प्रयोगों के अंदर अवकल समीकरणों का निर्माण होता है। कुल मिलाकर के ये कथन है
कथन है जो हमसे कुछ कहते हैं कि हाँ इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो रहा है, यहाँ इतनी इसकी परिवर्तन की दर आ रही है, उसको हम गणित की भाषा में अवकलन लिख देते हैं। खैर, तो वो उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, जो वैज्ञानिक प्रयोग की परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां डिसाइड करेगी कि स्वतंत्र चर कितने होंगे, आश्रित चर कितने होंगे, अवकलज कैसे होंगे, कितने ऑर्डर के अवकलज होंगे, उन सब में जो रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन की अवकल समीकरण है। फिर हम यह कर सकते हैं कि इन चरों की संख्या के आधार पर अवकल समीकरणों को विभिन्न प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, इन्हें अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो बस वही काम हम आज शुरू करने वाले हैं। देखिए, केवल अवकल समीकरण शब्द यूज करना हमें फ्री छोड़ देता है। फ्री छोड़ने से मतलब अब आश्रित चर कितने भी हो सकते हैं, मतलब स्वतंत्र कितने भी हो सकते हैं, अवकलज किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अवकल समीकरण एक व्यापक शब्द है। इस व्यापक शब्द के अंदर से फिर हम क्लासिफाइड इसे करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। यदि मेरे पास स्वतंत्र चर की संख्या 1 है तो केवल अवकलज तैयार होंगे, साधारण अवकलज तैयार होंगे, तो फिर अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण कहलाएगी। यदि मेरे पास स्वतंत्र चरों की संख्या ज्यादा है तो अवकलज आंशिक अवकलज तैयार होंगे, उस समय जो अवकल समीकरण बनेगी वो आंशिक अवकल समीकरण बनाएगी। किसी भी अवकल समीकरण का नामकरण करने के लिए हमें आश्रित चरों की संख्या पर नहीं जाना, स्वतंत्र चरों की संख्या डिसाइड करेगी कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ तक हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, इसी को मैंने कंटिन्यूस कर दिया है। मतलब अब हमें ये नजर आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि अवकल समीकरण को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट पाएंगे, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। फिर उसके बाद साधारण अवकल समीकरण की अन्य कैटेगरीज कितनी होंगी, कैसी होंगी, उसमें अगर आश्रित चरों की संख्या बढ़ गई तो फिर उससे हम क्या कहेंगे, उसकी स्थितियां क्या होंगी, यही सब तो पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, यही सब तो चलते रहना है। तो इन क्वेरीज के जवाब आपको मिलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द योर सिलेबस हमने ये जो अभी 2 कैटेगरीज डिसाइड की हैं, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण, इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि जब मैं यहाँ कुछ परिभाषाएं वगैरह लिखूं या कुछ ऐसा लिखूं जिसे मैं आपसे कहूं कि नोट करना है, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके उन डेफिनेशंस को नोट कर लेंगे। मैंने डेफिनेशन आपके दिमाग में आपकी मदद लेते हुए ही, आपकी थॉट्स की मदद लेते हुए, आपके थॉट्स को डेवलप करते हुए परिभाषा का निर्माण कर दिया है, निर्माण हो चुका है। आपको ये समझ में आ चुका है कि हम साधारण अवकल समीकरण किसे बोलें, जिसमें स्वतंत्र चर की संख्या 1 हो। आंशिक अवकल समीकरण किसे बोलें, जिसमें स्वतंत्र चरों की संख्या 1 से ज्यादा हो जाए, उसको हम आंशिक अवकल समीकरण बोलते हैं। अब इसे एक परफेक्ट लैंग्वेज के अंदर हम लिख लेते हैं जिसे आपको रजिस्टर में नोट करना रहेगा। ओके, तो टेक ए ब्रेक ऑफ द फ्यू सेकेंड्स। तो ये मैंने आपको ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन साधारण अवकल समीकरण की डेफिनेशन परफेक्टली लिख दी है। मैं एक बार इसे बोल करके आपको सुना देता हूं, आफ्टर देन आप इसे पॉज करके अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। राइट, देखिए, तो साधारण अवकल समीकरण जैसा मैंने आपको समझाया था, ये वो अवकल समीकरण है जिसमें एक ही, ध्यान दीजिएगा, एक ही सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व किए गए हों, उसे हम साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। अब साधारण अवकल समीकरण में अन्य प्रकार कौन कौन से हैं वो हम फिर आगे देखते हैं। एक बार हम इसे इंग्लिश में भी देख लें। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू अ सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल
अ सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब आप इसे पॉज करते हुए नोट कर लीजिए। ओके, यस, देखिए, अब देखिए, साधारण अवकल समीकरण समझने के बाद हम आंशिक अवकल समीकरण को भी लिख लेते हैं। लिखने से पहले एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से, क्विकली। देखिए, ये वो वाली अवकल समीकरणें होंगी जिनमें दो या अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलजों को सम्मिलित किया गया हो। मतलब आई थिंक आपको समझ में तो बहुत अच्छे से आ गया है। मैंने एक एक चीज को कई कई बार कई कई तरीकों से आपको समझा दिया है। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स with respect to two or more independent variables is called partial differential equation। I think अब आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। वापस क्विकली पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। यस, तो इस प्रकार हम दोनों प्रकार की अवकल समीकरणों को समझ चुके हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास आपके सिलेबस में दो बुक्स हैं, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। तो पहले हमें जो स्टडी करनी है वो साधारण अवकल समीकरण की करनी है, इसलिए अब हम इसके अंदर इंटरनल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, अपनी विशेषताओं के आधार पर फिर से दो भागों में बांटी जा सकती है। दो भागों में बांटी जा सकती। कौन से हैं वो दो भाग? वो दो भाग हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम समझना शुरू करते हैं। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने लिखा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डीई, और नॉन लीनियर डीई। ध्यान से इस बात को समझना रहेगा। नॉन लीनियर डीई, पहले केवल समझने पर फोकस कीजिएगा। नॉन लीनियर डीई, ये दो नाम मैंने लिख दिए हैं, रेखिक अवकल समीकरण और अरेखिक अवकल समीकरण। ये दो नाम हम समझते हैं। देखिए, एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं आपसे कहता हूं कि पहले नाम का विश्लेषण करो। नाम, रेखिक शब्द दिमाग में लेकर के आओ। मैथमेटिक्स में आपने कब काम में लिया? आपको ध्यान आएगा बीजगणित के अंदर, अलजेब्रा के अंदर आपने वेरिएबल्स की पावर 1 होने पर लीनियर वर्ड काम में लिया है। तो सेम थिंग, ऐसा ही कुछ यहां होने वाला है। डिफरेंशियल इक्वेशन में किसे हम लीनियर कहें और किसे हम लीनियर ना कहें, इस बात के लिए आपको केयरफुली एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है। क्या कंसेप्ट? देखिए, मैंने दो प्रकार के चर लिए, एक मेरे पास x है, एक मेरे पास y है। चूंकि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, इसे मैंने इंडिपेंडेंट माना है। और ये मैंने डिपेंडेंट माना है। सोचिए, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि जो भी कोई आप इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन में हमारे पास x की किस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, किस किस तरह की मैथमेटिकल टर्म्स हमें नजर आ सकती हैं। x नजर आ सकता है, x की पावर्स के रूप में हमें वहां पर वैल्यूज मिल सकती हैं, या x के किसी भी फंक्शन के रूप में मुझे कुछ भी प्राप्त हो सकता है। लाइक दैट, x की पावर n अल्जेब्रिक फॉर्मेट हमें मिल सकती है। कोई भी फंक्शन मिल सकता है, किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन जो केवल किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। 1, 2, 3 या इस तरह की अन्य चीजें हमें उस इक्वेशन में नजर आ सकती हैं। फर्दर देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। यदि हम लीनियर इक्वेशन को समझना चाहते हैं तो फिर आपको क्या समझना है? उस इक्वेशन में y के डेरिवेटिव्स dy by dx,
d2y by dx स्क्वायर एंड मेनी मोर। ये सारी टर्म्स लीनियर फॉर्मेट में होनी चाहिए। लीनियर का अर्थ पावर 1 होनी चाहिए, इस पर पावर 1 होनी चाहिए, इस पर भी पावर 1 होनी चाहिए, इस पर भी पावर 1 होनी चाहिए, इन सब पर पावर 1 होनी चाहिए। जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमें कुछ भी मिल सकता है, किसी भी रूप में मिल सकता है। यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ये देखते हैं कि वहां डिपेंडेंट वेरिएबल सदैव ही पावर 1 में बना रहता है, लीनियर बना रहता है, तो फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये किसी भी स्वरूप में आपको मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लूं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन वाई आ गया, साइन वाई, नो, ये उस इक्वेशन को लीनियर नहीं रहने देगा। क्यों नहीं रहने देगा? आप कहेंगे सर यहां भी तो y है। नहीं भाई, ये y नहीं है, ये साइन y है। आपको ध्यान है, साइन y का प्रसार किया जा सकता है, साइन y की सीरीज बन जाएगी और वो सीरीज y की पावर्स जनरेट करेगी और वो y की पावर्स उसे लीनियर नहीं रहने देगी। तो हम किसी भी तरह के फंक्शन को यहां शामिल नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? सिंपली y, सिंगल y। ओके, सेम थिंग dy by dx। मान लो कि उस इक्वेशन के अंदर e की पावर dy by dx आ गया, बस गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? e की पावर dy by dx, हम e की पावर की सीरीज खोलेंगे तो dy by dx पर पावर्स लग जाएंगी, तो ये भी इसे लीनियर नहीं रहने देगा। विचार करो, y dy by dx आ गया, अर्थात ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अगर ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई तब भी तो लीनियर नहीं रहा, पावर तो बढ़ ही गई। अब शायद आप समझने लगे हैं कि ये जो मैंने पार्ट लिखा है ये लीनियर रहना चाहिए, इसमें आने वाली मेरे द्वारा लिखी गई कोई भी टर्म आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, तब तो वो इक्वेशन लीनियर है, अन्यथा वो इक्वेशन लीनियर नहीं है। x पर हम बात करें, x किसी भी रूप में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन x आ जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लीनियर का डिसीजन किससे हो रहा है? डिपेंडेंट से हो रहा है। आई थिंक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। इस बात को वीडियो रिपीट करके एक दो बार ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है आप क्लासिफाइड कर लें, इन पर प्रतिबंध हैं, पावर 1 भी होनी चाहिए, कोई फंक्शन भी नहीं होना चाहिए और ये आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए, तब हम उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे, अन्यथा हम उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं, ये किसी भी रूप में वहां पर हो सकते हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से लीनियर इक्वेशन को सीख गए हैं। ध्यान रखिएगा, लीनियर इक्वेशन पहचानने में कभी गलती ना हो। फर्दर देखिए, हम चाहेंगे कि अब हम साथ ही साथ अरेखिक को भी समझ लें कि नॉन लीनियर हम किसे कहें। देखो, नॉन लीनियर इज अ वेरी सिंपल थिंग। यहाँ बहुत अच्छी सुविधा हमें मिली हुई है। वो अच्छी सुविधा क्या? मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ रहेगी कौन सी सुविधा मिली हुई है। देखो, अरेखिक कुछ नहीं होता। अरेखिक का मतलब है जो रेखिक नहीं है वो अरेखिक है, मतलब जो इक्वेशन लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है। तो इसका मतलब हमें नॉन लीनियर की डेफिनेशन याद करने की, समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझने की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ लीनियर समझने की है। लीनियर है तो वेल एंड गुड, और लीनियर नहीं है तो फिर वो नॉन लीनियर है। मुझे उम्मीद है कि अब तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया और आपने इस चीज़ को समझने के साथ साथ आई थिंक एंजॉय भी किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ बहुत बेटर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग कंफर्ट, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कंफर्टेबल रखने की कोशिश करूंगा कंसेप्ट्स के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि हम फिजिकली आमने सामने नहीं होते हुए भी हम इन चीज़ों में कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। आई थिंक ओके। अब हम चाहेंगे कि हम लीनियर और नॉन लीनियर की डेफिनेशन को लिख लें, राइट? देखिए, हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। वी आर टेकिंग ए शॉर्ट ब्रेक।
तो जो मैंने आपसे कहा कि साधारण अवकल समीकरण की फिर से कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज मैंने आपको बहुत डीप में जाकर के समझाई, बिल्कुल साइकोलॉजिकल वे में मैंने आपको समझाई है, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। मैंने ऐसी कोशिश की है कि आपको वो हमेशा याद रहे। वही चीज़ हम यहाँ पर एक बार रीड कर लेते हैं, आफ्टर देन आपको इसे फिर से लिखना रहेगा रजिस्टर के अंदर। तो एक बार फिर से वर्ड टू वर्ड हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, साधारण अवकल समीकरण ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टू टाइप्स, दो काइंड्स हमने डिसाइड किए थे। एक तो लीनियर रेखिक अवकल समीकरण और दूसरा नॉन लीनियर अरेखिक अवकल समीकरण। जो रेखिक अवकल समीकरण है उसमें सबसे कंपलसरी चीज थी पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल की, और डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स की पावर 1 होनी चाहिए। लेकिन ये भी शर्त थी कि वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। वही सब हमने लिखा है। देखिए, वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर एवं उसके सभी अवकलज केवल प्रथम घात के हों तथा आश्रित चर एवं उसके अवकलजों का गुणनफल विद्यमान नहीं हो, तो फिर रेखिक अवकल समीकरण कहलाती। इंग्लिश में देख लेते हैं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स occur in the first degree and no products of the dependent variable and its derivatives occur in it is called linear differential equation। linear differential equation इसे हम कहेंगे। चलिए, अब नॉन लीनियर कौन? जैसा मैंने आपको बताया था, नॉन लीनियर कौन? जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है। तो इट इज वेरी सिंपल थिंग। आई थिंक बहुत कंफर्टेबल हम हो चुके हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं पढ़ाते समय पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी कंसेप्ट हम सीखें वो आपके ब्रेन में कंफर्टेबली एडजस्ट होता चला जाए, आपका ब्रेन उसमें बड़ा कंफर्टेबल फील करने लगे। मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो में एक लाइन भी बोली थी कि जितनी ज़्यादा लर्निंग होगी, लर्निंग लेवल जितना अच्छा होगा, हमारे ब्रेन के अंदर उन कंसेप्ट्स को लेकर कंफर्टनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये सबसे बड़ी पहचान है इस बात को जानने के लिए कि हमारी लर्निंग का लेवल क्या है, हम फील करें कि हम उसमें कंफर्ट कितने हैं। एनीवे, देखिए, तो आप इसे लिख लीजिए, ये आपको रजिस्टर में लिख लेनी है ताकि आप इसका यूज़ कर सकें एग्ज़ाम में, राइट। देन आपका काफ़ी काम हो चुका है रजिस्टर के अंदर। अब आज के इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यूस करते हैं। लेकिन आपने प्रॉमिस किया था कि आप ऑनेस्टली घर पर ही पढ़ेंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार सुनें, अपने जो नोट्स आपने लिखे हैं इन्हें पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ के साथ होती चली जाए। अब भी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि जब मैं आपको होम असाइनमेंट दूं, एक दो दिन बाद मैं आपको होम असाइनमेंट भी देना शुरू करूंगा, यहाँ प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद आपको घर पर क्वेश्चंस करने होंगे, फिर क्वेश्चंस पर फिर हम डिस्कशंस करेंगे। मतलब हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन क्लास के अंदर पूरा इम्पैक्ट ऑफलाइन क्लास का डेवलप कर दें। उसमें आपका सहयोग चाहिए। वो सारे प्रोमिसेस आप लोग कर चुके हैं, उसके बाद ही आपने वीडियो शुरू किया है, राइट? ओके, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।